नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चाइना पूरी तरीके से चक्रव्यूह में फंस गया है, तो भारत की रणनीति और कूटनीति के आगे चाइना किस तरीके से फेल हो गया है, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है पवन त्यागी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, कल जो चाइना आंखें दिखा रहा था, अब उतनी नरमी क्यों बरत रहा है? आखिर क्यों उसके सुर ढीले हो गए हैं? चाइना असल में ये सोच रहा था कि जिस तरह से उसने दुनिया के अन्य देशों में अपनी दखलंदाजी बढ़ाई हुई है और जहां वो चाहता है, उसका जहां मन करता है, उस देश में वो दंगे करा देगा, घुसपैठ करा देगा, किसी को मान्यता दे देगा, किसी की मान्यता खत्म कर देगा। ऐसा ही वो सोच रहा था कि भारत में भी जो उसने हमारी जमीन कब्जाई हुई है, अक्साई चीन का भाग जो लद्दाख में है, उस पर भी वो अपनी दावेदारी बरकरार रखेगा और वहां वो और एक्टिविटी बढ़ाकर, वहां सड़क बढ़ाकर और अपने जो सेना को बढ़ाकर और इसी तरह पीओके में भी अपनी गतिविधि बढ़ाकर वो भारत के भाग पर अपना कब्जा बरकरार रखेगा, ऐसा सोच रहा था। लेकिन जैसे कि अब ये वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है और जिस तरह से हमारी भारतीय सेना आजकल आक्रामक रुख पर अख्तियार किए हुए है कि आतंकवादी हो या कोई पड़ोसी मुल्क हो, अगर जरा भी कोई एक्टिविटी करता है उसका तुरंत जवाब दिया जाता है। इसी तरह चाइना को जवाब दिया गया करारा। जैसे ही उसने लद्दाख क्षेत्र में और पैंगोंग झील के आसपास अपनी एक्टिविटी बढ़ाई, इधर तुरंत हाई कमीशन की जो मीटिंग दिल्ली में हुई थी, उसके बाद भारतीय सेना का जो रुख था, उसके बाद भी आप देखिए चाइना बाज नहीं आया। आज जैसा कि भारतीय सेना को एक सफलता मिली कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादियों के द्वारा आईईडी एक गाड़ी में भरकर ब्लास्ट करने के लिए भेजा गया था, उसको ट्रैक कर लिया गया और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस है, ये इस बात को बताती है कि हमारे पास इस समय कितनी पुख्ता जानकारी एडवांस में आती है कि आतंकवादी की मूवमेंट उधर पाकिस्तान से होती है, इधर हमारे पास सूचना होती है। आज एक बहुत बड़ा हादसा जो टला है, ये केवल हादसा नहीं है, ये बहुत बड़ी भारत के खिलाफ साजिश थी। ये चाइना की साजिश थी, क्योंकि चाइना ये चाह रहा था कि लद्दाख में जो सेना आमने सामने है, यहां से ध्यान भटकाकर मैं उसको जम्मू और कश्मीर में वहां ध्यान इसका डाइवर्ट कर दूं, शायद भारतीय सेना संभल ना पाए। लेकिन वो, जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम में भी पहले कहा है कि ये अब बदला हुआ भारत है, ये सशक्त सेना है, ये मोदी जी का नेतृत्व है कि आप किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, हर तरफ से भारत मजबूत है और भारतीय सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। और इसीलिए कहीं कूटनीतिक अगर जरूरत होती है तो वो कूटनीति का इस्तेमाल भारत की सरकार करती है। कहीं अगर बल दिखाने की जरूरत होती है तो भारत की सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देती है और हर मुकाबले पर हम दुश्मन को मात देने के लिए हम तैयार हैं, ये हमने दिखा दिया। और इसीलिए चाइना अब पीछे हटता दिख रहा है और इसलिए वो केवल इंतजार में है। लेकिन भारत की सेना का मूड और भारत की सरकार का मूड इस समय है कि हम अपनी धरती को, जो चाइना ने कब्जा रखा है, अवैध कब्जा किया हुआ है अक्साई चीन पर, उसको हम खाली करा के रहेंगे। उसको घेरने के लिए जो जो नीतियां हो सकती हैं, जो मित्र देशों से मदद हो सकती है, वो अभी तक हमने मांगी नहीं है। लेकिन अमेरिका की तरफ से एक प्रस्ताव आया था, जिसको यूएन के जो महासचिव है एंटोनियो गुतरेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि ये मध्यस्थता करने की बात अमेरिका की तरफ से जो की गई है, इसमें भारत या चीन को मध्यस्थता की जब जरूरत होगी तभी कोई बीच में पड़े, उसके पहले जरूरत नहीं है। इसी बीच जब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे तो विदेश मंत्रालय ने, भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कहा कि हम अब अपने मुद्दों को सुलझाने में स्वयं सक्षम हैं। जैसा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी अमेरिका ने कई बार प्रस्ताव दिया कि हम बीच में आ जाते हैं, और हर बार भारत का यही जवाब होता था कि ये हमारा मुद्दा है, हम खुद से हल करेंगे। तो मोदी जी ने इस कश्मीर के मुद्दे को सुलझा लिया और बड़े आराम से सुलझा लिया। उनको जहां जो जरूरत थी वो उन्होंने किया, जिस चीज की जरूरत पड़ी। और आज जम्मू और कश्मीर में कुछ भाग को अगर छोड़ दें तो पूरी तरह से आतंकवाद खत्म हो चुका है। और शीघ्र ही उन एरिया में भी जहां वो कुछ घुसपैठिए बैठे हैं, जहां उनको सह देने वाले बैठे हैं, उस एरिया को भी जल्द ही आतंकवाद से मुक्त करा लिया जाएगा। और इसी से भारत ने ये बताने की कोशिश की है दुनिया को कि हम अपने मुद्दों को हल करने में, अपनी समस्याओं से लड़ने में
पूरी तरह हम खुद सक्षम हैं, हमारी सेना पूरी तरह सक्षम है। इसी से चाइना को भी एक मैसेज गया है कि जिस तरह से इन्होंने जम्मू और कश्मीर का मुद्दा मोदी जी ने सुलझा लिया, जिस तरह से आप देखिए कोविड-19 पे बड़ी बहादुरी के साथ हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लड़ रहे हैं और हमने कंट्रोल किया हुआ है, इसी तरह हम अक्साई चीन वाले मुद्दे को और पीओके के मुद्दे को भी इसी आसानी से सख्ती के साथ हम उससे निपटा लेंगे। ये चाइना अपने आप में घिरता जा रहा है। अभी आपने न्यूज़ देखी होंगी हांगकांग को लेकर के, वहां प्रदर्शन जारी है। इसी बीच में एक खबर आई है कि अमेरिकी संसद में वो प्रस्ताव पास हुआ है कि जो वो विशेष राज्य का दर्जा दे करके वो उन्होंने एक विशेष पैकेज के तहत उनको एक मदद करते थे हांगकांग को, क्योंकि हांगकांग जो है 1997 में जब वो उसका विलय हुआ था चाइना में, तो वहां एक देश दो प्रणाली इस नियम पर वो विलय हुआ था। जैसे हमारे भारत में जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, वहां संविधान अलग काम करता था, यहां अलग करता था भारत के अन्य भाग में। आज भारत ने एक कर दिया है, लेकिन चाइना में जब उसका हांगकांग का विलय हुआ था तो वहां ये कंडीशन रखी गई थी कि आपका विलय चाइना में हो रहा है लेकिन आपके नियम कायदे कानून अलग रहेंगे। लेकिन आज वहां जबरदस्ती एक एनएसए लगा दिया गया है, जिसके तहत वहां वो आंदोलन को कुचलने के लिए चाइना जोर जबरदस्ती कर रहा है और इसी का विरोध वहां हो रहा है। तो अमेरिका ने ऐसे में बयान दिया है कि ऐसे में हाँ कि हम अपनी जो विशेष पैकेज दे रहे थे हांगकांग को, जब ऐसे में वहां नियम कायदा कानून चाइना अपना अलग चला रहा है तो वो नियम कायदे तोड़ रहा है जिन कंडीशन में उनका विलय हुआ था, ऐसे में हम अगर हांगकांग को मदद देंगे, आर्थिक मदद, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तिब्बत को लेकर भी उन्होंने अमेरिकी संसद में विधेयक पेश हुआ है कि उसको भी स्वतंत्र राष्ट्र का मान्यता देनी चाहिए। जी जी जी, तो इसलिए आप देखिए कि अमेरिका का जो रुख है वो जितनी बातें इस समय में कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप या वहां की सरकार, वो भारत के ही पक्ष में जा रही है हर बात। चाहे उन्होंने लद्दाख के मुद्दे पे कहा हो, चाहे अभी हांगकांग के मुद्दे पे कहा हो। टाइमिंग देखिए आप, टाइमिंग का बड़ा महत्व है हर चीज में। इस समय भारत की सेना जब आमने सामने है, पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, और ऐसे में ये जो अमेरिका की मूवमेंट है, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट हैं या सरकार की तरफ से वहां के सदन में जो पारित किए जाने वाले नियम हैं, इनकी टाइमिंग देखिए। ये टाइमिंग कहीं ना कहीं भारत को अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कूटनीतिक मोदी सरकार की जीत है कि मोदी जी अपने ऐसे एक महाशक्ति की एक तरह से अपने फेवर में बयान दिलवाने में या कार्रवाई कराने में सफल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि नेपाल की तरफ से जो खबरें आई थी पिछले दिनों कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरह के बयान दिए थे जो हमारे भारत को उम्मीद नहीं थी। आज वहां क्या स्थिति है, नेपाल में भी वो प्रदर्शन दोबारा से होने लगे, क्योंकि जब से ये खबरें नेपाल में मिली हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चीन ने अपना वहां एक टावर लगा लिया है और वहां पर 5G का एक वो स्टेशन बना लिया है और वो उस पर अधिकार जता रहा है, क्योंकि जो दक्षिण एवरेस्ट का एरिया है वो चीन के पास है, लद्दाख का क्षेत्र लगता है। उत्तरी क्षेत्र जो है उसका एवरेस्ट का वो नेपाल के पास है, लेकिन जो दक्षिण क्षेत्र है उस पर उसने वो स्टेशन बनाया है और कहीं ना कहीं पूरे एवरेस्ट चोटी पर अपना कब्जा करने की नीयत से उसने ये स्टार्टिंग की है। तो हमने पहले ही बताया कि ये चीन की चाल है कि वो किसी तरह से नेपाल पे कब्जा करना चाहता है। वो उसकी नीयत ही हमेशा ये रही है कि विकास के नाम पर वो वहाँ सड़कें बनाएगा, वो वहाँ चीज़ें करेगा, अपने संयंत्र लगाएगा, अपने सैनिकों को बिठाएगा और उसके बाद वो उस पर कब्जा कर लेता है। तो हमारे जो सरकार है भारत की, वो पहले से कहती आई है कि नेपाल के हित में अगर कोई हो सकता है तो वो भारत हो सकता है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे देवता, हमारे तीज त्योहार वो सब एक हैं और बरसों से हम एक दूसरे की मदद करते आए हैं। चाइना से तो विचारधारा ही नहीं मिलती। जिस देश में किसी देवी देवता को माना ही ना जाता हो, जिस देश में किसी तीज त्योहार को माना नहीं जाता हो, उससे भारत या नेपाल की क्या दोस्ती हो सकती है? ये केवल एक उसकी चाल है। इस चाल से नेपाल को भी निकलना होगा। और जहाँ तक है कि आप ही के चैनल पे मैंने एक बार ये बात बोली थी, उसको कई नेपालियों ने ये कमेंट करते हुए कहा कि आपने ये कैसे कह दिया कि भारत देता है तो हम खाते हैं, भारत से पेट्रोल जाता है तो हमारी गाड़ी चलती है। तो मैं आपको बता दूं
कि हमारा आशय ये बिल्कुल नहीं था कि हमने आपको कोई चीज दान में दी हो तब आपने ली हो। एक व्यापारिक रिश्ते हैं। व्यापार में हमारे भारत की तरफ से जो पेट्रोल जाता है, यहां से खाद्य सामग्री जाती है, 99% सामान जो भी है वो भारत से जाता है, तो वो व्यापारिक रिश्तों के तहत जाता है। हमारा आशय ये बिल्कुल नहीं था कि आपको कोई चीज फ्री में या दान में दी जा रही है। वो आप खरीदते हैं, लेकिन उस खरीदने में भी अगर भारत के जरिए कोई सामान जाता है तो उसमें नेपाल का लाभ है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि अगर वो चाइना से कोई सामान ले तो चाइना अगर सामान, क्योंकि उसके जो नेपाल है उसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि उसके बॉर्डर पर एक तरफ तो भारत है और दूसरी तरफ चाइना है। चाइना वाली साइड में माउंट एवरेस्ट है और इसलिए उस साइड से कोई भी सामान आ ही नहीं सकता, क्योंकि उधर से वाहन आ ही नहीं सकते। तब वो समुद्र के रास्ते कलकत्ता का जो पोर्ट है वहां पर शिप के द्वारा कोई सामान पहुंचाएगा। और वो जो दूरी है वो इतनी दूरी, आपको एक उदाहरण समझाता हूं कि यदि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल इंडिया से जा रही है तो जो हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल आधा लीटर की यहां 40 रुपए की लेते हैं, वो नेपाल में टैक्स वगैरह लगने के बाद ये 40 रुपए की बोतल वहां 60 रुपए की मिलती है। 20 रुपया उसमें भाड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही बोतल भारत की तरफ से ये खरीद फरोख्त नेपाल ना करके और ये सोचे कि हम चाइना से व्यापारिक रिश्ते रखते हैं, तो वो बोतल वहां जाते जाते 200 रुपए की हो जाएगी। और इसलिए वहां से व्यापारिक रिश्ते रखना संभव ही नहीं है। भारत ही उनके हित में हो सकता है। हमारा कहने का मतलब केवल इतना ही था कि आपके रिश्ते भारत के साथ बेहतर रहेंगे तो चाइना के लिए ये नुकसानदायक भी है, उनको सबक सिखाने वाला है। वहीं नेपाल के लिए और भारत के लिए ये भविष्य के लिए भी अच्छा है। हमारे रिश्ते एक रहें तो एक ताकत रहेगी और हमारा संबंध आदिकाल से है, हमारे रिश्ते आदिकाल से हैं, इसलिए हम दोनों मिलकर के उस ड्रैगन से निपट सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।